वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं अपने मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का थॉट है, यू मस्ट टेल योर सेल्फ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज और हाउ हार्ड इट गेट्स, आई एम गोइंग टू मेक इट। कहने का मतलब यह है कि इससे मतलब नहीं है कि अब ये डगर कितनी मुश्किल होने वाली है, अब ये रास्ता कितना कठिन होने वाला है। जब मैंने अपने लक्ष्य को चुना है, यानी मैंने कोई गोल डिसाइड किया है, तो ये गोल मेरा है, इसे मैंने चुना है। किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया। मैंने सोचा है कि मैं सिविल सर्विसेज क्रैक करूं, मैं एक आईएएस बनूं, तो ये मेरा सपना है। और सिर्फ आईएएस नहीं, कोई भी सपना, जिसका जो सपना हो। अगर आपका सपना जो आपने देखा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि उसमें कितनी कठिनाइयां आने वाली है। वो चीज़ आपको पसंद है तो बट ऑब्वियस आप उसके लिए जाएंगे। अब ये सब्जी खरीदने जैसा तो नहीं है कि आप गए और जाकर के सब्जी खरीद लाए। सिविल सर्विसेज को क्रैक करना, सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक करना या किसी भी एग्जाम को क्रैक करना आज की डेट में कोई आसान काम नहीं है। और उसके लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, वही सिर्फ आपका साथ देती है। तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं हारूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा। बस इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि समुद्र सेतु 2 या सेकंड क्या है। तो आपको पता होगा, समुद्र सेतु द्वितीय जो है वो भारतीय सेना के द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान है। आपको याद होगा, समुद्र सेतु पहले भी चलाया गया है। उस वक्त जब हमने कोविड के टाइम में लोगों को हेल्प करने के लिए, देशों को हेल्प करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज और जो चीज़ें अवेलेबल थी हमारे पास, जैसे पीपीई किट हो गया या जो भी मटेरियल हमारे पास था, हमने कोशिश की, लोगों को सहयोग किया। ठीक है, तो अब ये समुद्र सेतु 2 क्या है, ये उसी तर्ज पर है। इसमें 4 आपके जो हैं युद्धपोत जो हैं वो शामिल किए गए हैं। आईएनएस तलवार, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस जलाश और आईएनएस एरावत, इन्हें तैनात किया गया है। करेंगे क्या, ये भारत में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो कंटेनर हैं ऑक्सीजन के, उनको लेकर के भारत में आएंगे। ठीक है, जो आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है, जो कम टेम्परेचर पर, आपको पता होगा उसके बारे में। तो ऐसे कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हुए ये लोग जाएंगे और जो अपने पड़ोसी देश हैं, जो मित्र देश हैं, उनसे ऑक्सीजन लेकर के भारत आएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। द इंडियन नेवी लॉन्च द ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 टू हेल्प इंडिया फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। यानी इस पेंडेमिक में भारत की मदद करने के लिए भारत की नेवी ने इस ऑपरेशन को शुरू किया, जिसका नाम समुद्र सेतु 2 है। द इंडियन नेवी लॉन्च द ऑपरेशन टू ब्रिंग द ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स टू इंडिया फ्रॉम abroad as the country faces a severe shortage of the medical oxygen in the wake of a massive spike in new COVID-19 cases. Taking to the Twitter, Indian Navy spokesperson said that mission deployed Indian naval warships will cryogenic containers and associated the medical equipments. Indian Navy launches the Operation Samudra Setu 2 to augment ongoing national mission Oxygen Express. Mission deployed warships will undertake the shipment of the liquid oxygen filled cryogenic containers and associated the medical equipment to support of nation's fight against COVID. तो आप देख सकते हैं, पूरा देश एकजुट है और हम लोग कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं। और भारत ही नहीं, भारत के जो मित्र देश हैं या जो सहयोगी राष्ट्र हैं, वो सभी मदद भेज रहे हैं। चलिए, इसलिए आपको घबराना नहीं है। मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं, कहना बहुत आसान होता है, मुश्किल दौर है, पर अपने मोराल को हाई रखना है। बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि डिप्रेस होने से चीज़ें और बुरी स्थिति में चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन में बदलने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए या उस यूनिट में बदलने के लिए कौन सी आईआईटी ने सहयोग दिया। तो यह सहयोग देने वाली है आईआईटी बॉम्बे। इसी प्रश्न से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है कि 1000 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज।
आपको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई लेना देना नहीं है ऑक्सीजन डेवलप करने से, वो नाइट्रोजन प्लांट उनका है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत में ऑक्सीजन की कमी के कारण, डेथ रेट बढ़ रहा है, तो बट ऑब्वियस है एज एन इंडियन उन्होंने अपने प्रयास को जारी रखा। तो बात वही है कि जैसे कह देते ना कि अपना अपना जो खोटा सिक्का होता है वो भी काम आता है। वो तो खैर खोटे सिक्के नहीं, वो तो बेहतरीन सपूत हैं भारत के। और तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति भारत का है वो भारत के विषय में सोच रहा है, और भारत के विषय में सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर से भी जो प्रवासी लोग हैं, जो आपके दूसरे देशों से हैं, वो भारत के प्रति रखे हैं कि जिससे भारत को सहयोग किया जा सके। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा डिटेलिंग हो जाए, कि भारत में ऑक्सीजन के उत्पादन के क्षेत्र में जो बड़ी कंपनियां हैं वो लिंडे और आइनॉक्स हैं, लेकिन उनको भी पिछाड़ते हुए रिलायंस ने देश की कुल आवश्यकता का 11% से ज़्यादा मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादन करना शुरू कर दिया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया है। रिलायंस बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिकल ग्रेड liquid oxygen from the single location. Traditionally, Reliance is not a manufacturer of medical grade liquid oxygen. For me and for all of us at Reliance, nothing is more important than saving every life as Indian better against a new wave of the COVID-19 pandemic. कौन कह रहे हैं? मुकेश अंबानी ने ये कहा, और आप समझ सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कुछ बातें उनके बारे में। देयर इज एन इमीडिएट नीड टू मैक्सिमाइज द इंडियाज प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटीज फॉर द मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन। आई एम प्राउड ऑफ आर इंजीनियर्स एट जामनगर हु हैव वर्कड टायरलेसली with a great sense of the patriotic urgency to meet this new challenge, he said. ये बड़ा खूबसूरत सी बात है कि कोई व्यक्ति जितनी सामर्थ्य के साथ है वो लगातार कोशिश कर रहा है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सामने खाना रखा है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लगे हुए हैं कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि कोई ऑक्सीजन की एब्सेंस में ना मर जाए, ऑक्सीजन की कमी में मर जाए। तो इसी को कहते हैं राष्ट्रीयता की भावना, और इसी भावना के साथ हम अपने आप को बचा पाएंगे। कोशिश कीजिए, अपने आप को सेफ रखिए, और अगर हो सकता है तो अपने आसपास भी सहयोग करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में 40 टन मछलियां किस देश में मारी गई। देखिए, अभी मुख्य खबर रही है हाल ही में 40 टन मछलियां जो हैं वो लेबनान की एक नदी है जिसका नाम लितानी है, उसमें से बहकर एक कृत्रिम उसकी झील है कारऊन। उस कारऊन के तट पर धीरे धीरे मरी हुई मछलियां इकट्ठा होती रही। बाद में चेक किया गया तो कहा गया कि ये शायद या तो वायरस से या जो सीवेज का पानी है वो इंट्रोड्यूस करने के कारण, ये प्रदूषित जल के कारण ऐसा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ये कहता है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसकी जांच चल रही है कि उसके कारण क्या है। चलिए, तो आप देख सकते हैं लेबनान को, ये लेबनान है आपका, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये लेबनान है, और ये लेबनान है, ये बेरूत, और ये आप देख रहे हैं इसके आसपास के देश सीरिया, और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे इज़राइल है। इज़राइल से इसका बॉर्डर टच होता है, और इनके बीच में आपस में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। ये गोलन हाइट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इज़राइल का ही हिस्सा है। और ये आप देख रहे हैं ये मेडिटेरेनियन सी है जो इसके वेस्टर्न पार्ट पर पड़ता है। तो ये एक माइंड मैप है जिससे कि आपको क्लैरिटी होती है कि ये आपका लेबनान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लेबनान के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं कि लेबनान में जो आपके वो हैं राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं। वो हैं आपके मिशेल आउन, और जो राष्ट्रपति हैं, सॉरी जो प्रधानमंत्री हैं, वो आपको पता होगा कि लेबनान में जब पोर्ट पे एक ब्लास्ट हुआ था, तो ब्लास्ट होने के बाद जो साद हरीरी थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और उसके बाद आपके जो आए थे मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ कुछ समय के लिए, और फिर दोबारा से साद हरीरी बन गए थे प्रधानमंत्री। और लेटेस्ट तो मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कौन अब प्रधानमंत्री हैं वहाँ पर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2049 यानी 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है।
तो ऐसा करने की घोषणा करने वाला कौन सा देश है? ये पोलैंड है। और पोलैंड ने ऐसा क्यों कहा? पोलैंड ने इसलिए कहा क्योंकि वो यूरोप का एक कंट्री है और वो पार्ट है किसका? ईयू का। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइडेन के द्वारा 22-23 अप्रैल को आयोजित एक क्लाइमेट समिट में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे विकल्प तलाशने की बात की थी, या अपने जो आपका एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का उसे रिड्यूस करने की बात की थी। तो उसी के चलते, उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के चलते क्या है कि पोलैंड 2049-50 तक यूरोपीय संघ के जो भी जलवायु के लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त कर लेगा। और पोलैंड का ये मानना है कि कोयले पर उसकी जो निर्भरता है, डिपेंडेंस अपनी, जो आज की डेट में 70% तक है, उसे वो घटाकर उसे रिड्यूस कर देगा 2040 तक। कितना? 11% तक ले आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पोलैंड है। और पोलैंड जो है वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? वहाँ के राष्ट्रपति हैं आंद्रेज ड्यूडा, और प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पर मैथ्यूज मोरावेस्की, और राजधानी है, ये आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी एक स्टार बनी हुई है, ये वारसा। तो वारसा वहाँ की राजधानी है। और आप इसके आसपास के देश देख सकते हैं कौन से? ये बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी है। ये इसके साथ लगता हुआ ये आपका क्या है? ये लिथुआनिया है, ये बेलारूस है। ये सब पार्ट किसके हैं? ये पार्ट हैं आपके यूएसएसआर के, जो टूट करके अलग हो गया था। और ये यूक्रेन है, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, और ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया। तो ये देश हैं जो जिनसे ये घिरा है पोलैंड। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? एक्सिस बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो एक्सिस बैंक के सीईओ फिर से रिपीट किए हैं अमिताभ चौधरी। तो अमिताभ चौधरी इसके सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस देश के यानबू बंदरगाह को विस्फोट करने की कोशिश की गई थी, ड्रोन से लक्ष्य बनाया गया था? तो वो कौन सा देश है? वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब है। अभी इसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कौन से शहर में पहली बार तटीय सड़क पर मोनोरेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है? यह मुंबई है। इसमें होता क्या है, जैसे आपका पाइल होता है, जैसे चार खंभों पर उसको डेवलप किया जाता था, तो अब क्या है कि प्लेस बचाने के लिए उसको एक ही खंभे पर, यानी मोनो, उसके ऊपर पाइल करके उसको बनाया जाएगा। अब बहुत डिटेलिंग मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, कभी बनाऊंगा इसके ऊपर पूरा वीडियो तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न से पहले सऊदी अरबिया को देखिए। सऊदी अरेबिया ड्रोन अटैक, ईरान वेलकम्स द सऊदी अरेबियाज चेंज ऑफ टोन, सीज द न्यू चैप्टर। था क्या कि एक्सप्लोसिव लैडन ड्रोन बॉट टारगेट द सऊदी पोर्ट ऑफ यांबू। The incident also comes amid the kingdom's year-long war against Yemen. Houthi rebels. The Houthis have the past used bomb-laden drones and explosive-packed boats in attack, targeting the kingdom. However, the rebels did not immediately claim on it. तो आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी खबर है, और बट ऑब्वियस है कि टोन बदलता है। जैसे अब कोई अटैक हुआ है किसी देश पर, तो कितना भी शांति प्रिय क्यों ना हो, तो उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। चलिए, ये बात हुई सऊदी अरब के बारे में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि 2 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मनाया जाता है? तो आपको पता हुआ आज 2 मई है, और आज के दिन क्या मनाया जाता है? ट्यूना डे। ट्यूना आपने सुना होगा, ट्यूना एक मछली का नाम है, और इसको मनाया जाता है। मनाता कौन है इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन। कब से मना रहा है? 2016 से लगातार मना रहा है। उनकी उम्मीद क्या है कि वो इसको संरक्षित रख सके, इसको सुरक्षित रखा जा सके। क्यों? क्योंकि भाई ये लगातार इसका शिकार किया जा रहा है, और ऐसे में इसकी मात्रा कम रह गई है। शिकार क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए उसको ओवर फिशिंग हो रहा है, और ओवर फिशिंग होने के कारण ये आपका ख़त्म होती जा रही है। किस रीजन में ये पाई जाती हैं? पैसिफिक एंड जापान।
जो सी है उस रीजन में पाई जाती हैं। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं इसके बारे में, कुछ छूट गया हो तो। दिस डे वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2016 by the UN General Assembly to preserve the tuna fish. Tuna is a significant source of food for omega 3, vitamin B12, proteins, and other minerals. Tuna fish has declined by more than 97% due to the overfishing and the illegal fishing. इज इट क्लियर? आई थिंक ये काफ़ी होगा। और अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में स्वचालित कारों को अनुमति दे दी है, यानी सड़क पर आने की उसे अनुमति मिल गई है? तो ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम आपको पता होगा हमारा जो इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड के साथ वेल्स और आपका नॉर्दर्न आयरलैंड और साथ ही में स्कॉटलैंड, ये चारों मिलाकर के कौन बनता है? ये मिलाकर के बनता है यूनाइटेड किंगडम। और उसके जो हेड हैं वो कौन है? बोरिस जॉनसन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में शेयर मार्केट में जो निफ्टी 50 है, उस इंडेक्स में कौन सा साल सेलिब्रेट किया गया? तो ये है 25वां साल इसका। तो 25वें साल के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया। अगला प्रश्न आता है कि बिग बास्केट को किसने खरीदा? तो बिग बास्केट आपने सुना होगा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर कि आप जो ग्रॉसरी का सामान ले सकते हैं। तो उसको किसने आपका लिया है, खरीदा है? टाटा डिजिटल मार्केट ने। टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बहुत बड़ा। मेरे शब्दों में मुझे थोड़ा वजन डालने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया किसको? नीरज बंसल जी को। पीछे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, उसके बाद ये आपके नीरज बंसल बन गए हैं। अब आता है कि मैक्स 1407 क्या है? तो मैक्स 1407 है क्या? ये सोयाबीन की एक नई विकसित की गई फसल है, उसका नाम है मैक्स 1407। अगला प्रश्न आता है कि मिशेल कॉलिंस, ये 2-3 दिन पुराना प्रश्न है शायद और छूट गया था मुझसे, जिनकी 90 या 91 साल के आसपास की उम्र में निधन हुआ है और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको इनके बारे में पता होगा। ये कौन थे? ये थे आपके अपोलो मिशन और जेमिनी मिशन में शामिल। और इनके साथ और कौन थे? आपको जब नाम बताऊंगा तो आपको मिशन याद आ जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और बज एल्ड्रिन, इनके साथ ये शामिल थे। कौन? इनका नाम है मिशेल कॉलिंस। इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये 1966 में जो मिशेल कॉलिंस थे, उन्होंने जेमिनी 10 मिशन का भी वो पार्ट रहे थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ हेलोविन में, जो रोम में है, और ये 1930 में जन्मे थे। और आप ये देख सकते हैं, ये हैं आपके मिशेल कॉलिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की शुरुआत की और मतलब उसको पुरस्कृत करने की बात की गई? तो ये मध्य प्रदेश है। और इस योजना के अंतर्गत होगा क्या? जो आपके हेल्थ का ध्यान रखने वाले स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो अगर ड्यूटी के दौरान दिवंगत हो जाते हैं, तब उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा फिल्म निर्माता स्वर्गीय सत्यजीत रे का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है या मनाया जाएगा? तो किसके द्वारा मनाया जाएगा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और ये हैं आपके सत्यजीत रे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और ये बेहतरीन चित्रकार और मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, जितना बोलें उतना कम है इनके बारे में। चलिए इसके बाद आता है, हाल ही में बोइंग ने किस देश को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता की घोषणा की थी? तो वो घोषणा की गई भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल खोला गया है? तो सबसे लंबा पैदल पुल जो खोला गया है वो पुर्तगाल में खोला गया है, और ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है, जो एक सस्पेंशन पुल है। और ये पुल 516 मीटर लंबा है, जो 175 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं, ये है पोर्टुगल, और ये पोर्टुगल है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लिस्बन। और आपको पता होगा कि इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मार्सेलो रेबेलो डिसूजा हैं, और इनके प्रधानमंत्री कौन हैं? वो हैं एंटोनियो कोस्टा।
राजधानी में बता चुका हूँ, लिस्बन। तो ये कुछ जानकारियाँ हुई किसके बारे में, पोर्टुगल के बारे में। और अब आगे बढ़ते हैं। मत्ती केला के लिए जीआई टैग आवेदित किया गया है, किसके द्वारा ये किया गया है, तमिलनाडु के द्वारा। तो तमिलनाडु के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, एडापट्टी के पलानीस्वामी, ठीक है। और इसके बाद अगले प्रश्न पर, किस देश में एक धार्मिक स्थल लेग ब ओमेर में भगदड़ हुई और उससे यानी स्टैम्पेड हुआ और उसमें 44 यात्री, ये मतलब 44 तीर्थयात्री जो हैं उनकी मौत हो गई। तो ये घटना कहाँ की है, ये इज़राइल की घटना है। इज़राइल में जो गोलन हाइट्स हैं उसके पास में ही एक पहाड़ी है मेरॉन, और उस पर स्थित ज्यूज़ का एक धार्मिक स्थल था, जहाँ कहते ये हैं कि सीढ़ी टूटी और सीढ़ी के टूटने से भगदड़ मची, जिसके कारण उस भगदड़ में 44 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई। अब अगला प्रश्न आता है, P8I क्या है, या P8I क्या है। हाँ, बस इतना ही काफ़ी है। यह बोइंग 737 एक वाणिज्यिक विमान की तर्ज पर एक गश्ती विमान है जो समुद्री निगरानी के लिए उपयोगी है। हाल ही में अमेरिका के द्वारा P8I जो गश्ती विमान है उसकी बिक्री को अमेरिका ने सहमति दे दी है, और इस सौदे की लागत जो है वो $2.42 बिलियन है, अगर वो 6 की बात करते हैं। लेकिन हम लोग 10 का डिमांड कर रहे हैं, जिसकी लागत कितनी है, उसकी लागत है अप्रॉक्स $3.1 बिलियन। इंडिया टू गो अहेड विद $3.1 बिलियन US डील फॉर द मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो ये एक तरह का गश्ती वो है जिसे टोही विमान कहते हैं, जिससे आसानी से जो ओशन है, जो समुद्र है, उसकी निगरानी की जा सके। तो sources said the Navy is keen to build up a fleet of 22 of these aircraft at the earliest, and the contract will ensure a continuous supply over the next 4 years. Synopsis है, the procurement of 10 Boeing P-81 या P-8I maritime patrol aircraft is likely to be cleared at a key acquisition meeting next week. तो ये कुछ बातें हुई किसके बारे में, P8 के बारे में। और अब अगला प्रश्न है, नाटो के द्वारा डिफेंडर यूरोप 21 ये एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को कहाँ पर आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित की गई ये की गई थी अल्बानिया में। कहाँ की गई, अल्बानिया में। अगला क्वेश्चन आता है कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ये क्या है। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सदस्य के रूप में NGFS यानी नेटवर्क फॉर द ग्रीन जो आपका सिस्टम है उसका हिस्सा बने हैं। और NGFC जो है वो एक सेंट्रल बैंकों का समूह है जो पर्यावरण और जलवायु में जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है, उससे वित्तीय क्षेत्र में आने वाले जोखिम के बचाव के लिए प्रबंधन और अपनी प्रबंधन क्षमता का प्रयोग किया गया है। यह व्यवस्था पेरिस वन प्लैनेट समिट में सन 2017 से शुरू हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि पर्यटन के क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा किए जाने वाले निवेश को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किस स्थान के पर्यटन व्यापार गठबंधन ने प्रस्ताव को पारित किया था। तो ये आपका जो है ये यूटी है लद्दाख। कौन सी यूटी है, लद्दाख। अगला क्वेश्चन आता है कि किस राज्य के विलोचरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है बिहार के लिए। मुख्यमंत्री आपको पता होंगे, नीतीश कुमार। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आयुष 64 क्या है। आयुष 64 कोविड-19 महामारी के विश्वव्यापी कहर के बीच आयुष 64 जैसे किसी को माइल्ड कोविड अटैक हुआ है, संक्रमण हुआ है, तो उसमें ये काफ़ी लाभकारी है। ठीक है, ये दवा जो है 1989 में मलेरिया के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड के अगेंस्ट। आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान परिषद, जिसे CCRAS कहते हैं, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया। और इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। Thanks a lot for watching this video. Have a good night.